नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रिपरेशन में लगे होंगे। नेक्स्ट टीचर पे आप लोगों का स्वागत है और चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर ज्वाइन करिएगा अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन की ओर जा रहे हैं। टीजीटी सोशल साइंस को लेकर हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके अलावा किसी परीक्षा के लिए अगर ये चैप्टर आपके सामने है तो ये परीक्षा में उस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अर्थशास्त्र का ये कई चैप्टर था, खाद्य सुरक्षा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कक्षा 9 में। इसके साथ साथ बड़ा डोमेन है, यूपीएससी का सेक्शन भी यहाँ से आता है। तो हम लोगों ने इसका जो थ्योरेटिकल लेक्चर था वो देख लिया था और हमें एमसीक्यूज करने थे। तो एमसीक्यूज अगर हम देखें तो 9th की एनसीईआरटी के अलावा जल्दी आपको इसके एमसीक्यूज मिलेंगे नहीं, है ना। तो मैंने जितने एमसीक्यूज हो सकते थे तैयार किए हैं, जितने विषयों पे एमसीक्यूज आए हैं उसको भी तैयार कर लिया है। तो उसको मैं आप लोगों के सामने इस लेक्चर में कराने वाला हूँ। और सिर्फ स्ट्रैटेजी की वीडियो देख के और सिर्फ मोटिवेट होकर और स्ट्रैटेजी बना के देखो सिलेक्शन होता नहीं है। अंत में तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि ऐसे काम बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसीलिए सिलेक्शन में देखो कम ही लोगों के होते हैं। तो उम्मीद करूंगा आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको डेडिकेटेड एंड तक लेके पहुंचाइए, है ना, और चीज़ों को लेके आगे बढ़िए। ये चैप्टर ये वीडियो प्लस पहले वाली वीडियो अगर आपने कर ली तो ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। कभी भी परीक्षा हो आपको इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए समय वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। आज भी बहुत सारे टीजीटीज के एग्जामिनेशन की लिस्ट आई है दिल्ली में, तो वो अभी मैंने बताना हो तो उचित नहीं समझाता, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। खैर अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ज़्यादातर लोगों को पता चल ही गया होगा। अब टीजीटी की परीक्षाएं भी आएंगी, लेकिन अभी हमारे पास 2 से ढाई महीने हैं। उसके ऊपर मैं एक छोटा सा अपडेट लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें बात कर लेंगे। तो चलिए, फूड सिक्योरिटी को लेकर जितने प्रश्न बन सकते थे वो मैंने नोट डाउन किया है और इसके साथ यहाँ पे इसको डिस्कस कर लूँगा मैं टॉपिक वाइज कि किस किस क्षेत्र से कहाँ क्या क्या क्वेश्चन आए और कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, खाद्य सुरक्षा के विषय मैंने बताया था कि खाद्य सुरक्षा की इंपॉर्टेंस कितनी है भारत में, फूड सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस कितनी है भारत में। बिकॉज भारत इतना बड़ा देश है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आज भी हम लोग 111वें नंबर पे हैं लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से 136 देशों में। तो निश्चित रूप से जिम्मेदारियां हैं और सरकार इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने की कोशिश भी कर रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा क्यों इतना महत्वपूर्ण है, तो लिखा जाएगा कि आज किसका रीजन क्या होगा कि आज भी भारत जो है भुखमरी में, अगर संख्या से बात करें तो दुनिया में लगभग सबसे ज्यादा संख्या में भुखमरी की समस्याएं हमारे देश में आज भी प्रचलित हैं। परसेंटेज के हिसाब से नहीं, संख्या से, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है ना। और दुनिया के बहुत सारे बड़े देश अपने सही आंकड़े देते भी नहीं है। दूसरी बात है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स से मैं खुद भी उसको बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, बिकॉज वो जो कोई ऐसी संस्था के द्वारा नहीं लॉन्च होता है। वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो आयरलैंड और जर्मनी की एक एनजीओ है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है, लेकिन फिर भी हमें अपनी स्थितियों को तो सुधारना ही है। तो पहली बात, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में अपनी स्थिति को हमको इंप्रूव करना है। इसके साथ साथ हमें ये इंश्योर करना है कि देश में कोई भी व्यक्ति भुखमरी से उसकी मृत्यु ना हो, उसे भोजन प्राप्त हो, मतलब भोजन प्राप्त करना उसका अधिकार बन जाए। ठीक, इसलिए ये चीज़ों किया गया। ये एक्ट कब आया इसके लिए? 2013 में एक्ट आया। पहला क्वेश्चन तो ये है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एनएफएसए, ध्यान देना, भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में आया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी खुद पेपर में आता है। अब क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन इसमें आया था कि बहुत कुख्यात बंगाल अकाल किस वर्ष में आया था? बंगाल फेमाइन। वैसे तो आज़ादी से पहले में भी आए थे, लेकिन जो परीक्षा में ऑप्शन था वो लगभग 20वीं शताब्दी के साल दे रखे थे, तो आंसर इसमें 1943 आएगा। 1943 में बहुत ही बड़ा बंगाल में अकाल आया था और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या की हानि हुई थी, बहुत बड़ी मात्रा में लोग मरे थे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैंने कराया हुआ है। अंत्योदय योजना, भारत में अंत्योदय योजना कब आई? भारत में अंत्योदय योजना आई सन 2000 में। इसके अंतर्गत क्या था? ईयर 2000 में इसके अंतर्गत क्या? 35 kg अनाज मिलेगा, 35 kg अनाज मिलेगा। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था, गेहूं का रेट क्या है? गेहूं का, तो गेहूं था 2 रुपए kg और चावल था 3 रुपए kg। प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अंत्योदय योजना ईयर 2000 में। ठीक है, ईयर 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या अर्थ है या क्या लक्ष्य है? इससे जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं। ये वो मूल्य होता है जिस पर कि सरकार गारंटी देती है कि हम आपका ये अनाज सरकार खरीदेगी, और ये हर वर्ष रिवाइज होते हैं, है ना, हर वर्ष इसके रेट डिसाइड होते हैं और इसके अंतर्गत खाद्यान्नों को लिया जाता है। क्वेश्चन ये भी आएगा कि किन किन फसलों पे ये होता है, तो कई बार उसमें कपास लिख देगा, या किसी ऐसी चीज को भी लिख सकते हैं जो उसमें ना हो,
तो इसमें आपको ध्यान देना होगा। इसकी लिस्ट आपको हमेशा हर साल की अपडेटेड होती है, इस बार की अपडेटेड लिस्ट आप देख लीजिएगा किसके किसके मूल्य कितने हैं। खास तौर से जो खाद्यान्न है इसके ऊपर इसका ज़्यादा फोकस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आएगा 1965। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम है बफर स्टॉक बनाना, एक चीज। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम है युद्ध में या आपदा में अपने द्वारा अनाज को यूज करना, जैसे कोविड अभी आई थी आपदा, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का क्या काम नहीं है। तो उसमें एक लाइन थी कि अनाज की क्वालिटी मेंटेन करना, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम नहीं है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करना, बफरिंग करना, स्टॉक को रखना, परचेज करना अनाज को, ठीक है। ये सारे काम कौन करता है? FCI करती है, सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अब इसमें देखिए और क्वेश्चन क्या आ रहा है। हाँ, अब क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका फूड सिक्योरिटी में क्या रोल है? अब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करती है सरकार, किस संस्थाओं के द्वारा? FCI के बाद PDS के बाद जनता, ठीक है। इसका क्या है, जिसको आप राशन की दुकान बोलते हैं ना, ये वही है, सार्वजनिक रूप से अनाज को वितरण कराना, ठीक। PDS में क्या बनते हैं? राशन कार्ड अलॉट होता है परिवार को। अब क्वेश्चन ये भी आया हुआ कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? राशन कार्ड वर्तमान में है 3 प्रकार के, है ना। एक तो APL, एक BPL या अंत्योदय कार्ड जिसे बोलते हैं, और तीसरा है व्हाइट राशन कार्ड, जो कि सिर्फ आइडेंटिटी पर्पस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान, APL मतलब जो पॉवर्टी लेवल से ऊपर है, BPL मतलब जो पॉवर्टी लेवल गरीबी रेखा से नीचे है। इसी राशन कार्ड के आधार पर आपको PDS सिस्टम से जो सरकार के जो नियम कानून होते हैं उसके आधार पर आपको अनाज प्रदान किया जाता है। तो PDS का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है निचले स्तर तक लोगों में खाद्य पहुंचाने का। अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है, अब एक क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि क्या इनमें से कौन, किसका खाना सिक्योर नहीं है, किसको फूड की इनसिक्योरिटी सबसे ज्यादा हो सकती है? ऑप्शन दिया हुआ है, एक मजदूर को या आर्टिस्ट को, दूसरा दिया हुआ है व्यापारी को, तीसरा दिया हुआ है जो नौकरी करता है। तो इसमें आपको उसको चुनना होगा जिसके पास पक्का रोजगार नहीं है, या जो समाज के उस वर्ग से आता है जो वंचित समाज है ना, या उसका कार्य ऐसा है कि जिसके पास रेगुलर इनकम का साधन नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा वनरेबल होता है फूड सिक्योरिटी को लेकर। तो आपको ऐसे आंसर को टिक करना है। इस क्वेश्चन में आया था कि आर्टिसियंस मतलब जो ये हुनर वाले लोग होते हैं, जैसे छोटे मोटे काम जो कर रहे हैं या ऐसे कार्य कर रहे हैं जो उनको पूर्ण रूप से उसको कार्य नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था, सीजनल हंगर, मौसमी भुखमरी, ये कहाँ आती है? खास तौर से किस क्षेत्र में आती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में आती है। ध्यान दीजिएगा, रूरल एरियाज में आती है ग्रामीण मतलब कि सीजनल भुखमरी। कुछ समय काम मिला, कुछ समय तक तो भुखमरी नहीं थी, बाद में भुखमरी हो गई। मतलब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति हमेशा भुखमरी का शिकार था, कुछ खास पीरियड के लिए होता है, जब उसके पास काम नहीं है या जब उसके पास अनाज नहीं है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो ज़्यादातर ये चीज़ें ना ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं, तो पूरे टाइम जब काम नहीं मिल पाता है, या पूरे टाइम जो अनाज जो उत्पादन किया वो खत्म हो गया, थोड़ी सी जमीन थी, थोड़ा उत्पादन किया, फिर खत्म हो गया। इसके लिए देखिए, इसको भी रिड्यूस करने के लिए मनरेगा लाया गया था, है ना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना एक्ट जो था, इसने भी ग्रामीण क्षेत्रों में 120 दिनों का रोजगार सरकार देती है गारंटी के साथ, है ना। तो ये भी फूड सिक्योरिटी के लिए बड़ा ही कार्य है, ठीक है। पिछला बजट में करीब 60,000 करोड़ का फंड था इसके लिए। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन क्या आ सकता है, अन्नपूर्णा योजना कब लाई गई? सन 2000 ने बता दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंटल साइंस, ये संस्थान कहाँ पे है? एकेडमी ऑफ डेवलपमेंटल साइंस, ये संस्थान कहाँ पे? इस संस्थान का काम है विभिन्न प्रकार के अनाज के बीजों का संरक्षण करना, उनको संरक्षित करके रखना, और ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ध्यान दीजिएगा, जब महाराष्ट्र की बात हुई तो महाराष्ट्र से क्वेश्चन और आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव
सामुदायिक व्यवस्थाओं के द्वारा फूड सिक्योरिटी कहाँ प्रदान की जाती है? आंसर होगा महाराष्ट्र ही, है ना। मतलब बहुत सारी कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या संस्थाओं के द्वारा खाद्य सुरक्षा को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें आपका आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा गुजरात। इसके एग्जाम्पल भी हैं, देखो क्वेश्चन एक और आया था, अमूल इसी का एग्जाम्पल है। अमूल जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना। ये कहाँ की है? ये आपका गुजरात की है। ये आनंद के कुछ जो लोग थे, है ना, उन्होंने इस सोसाइटी को शुरू किया था, अपने दूध के साथ व्यापार करते करते और आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। जैसे लिज्जत पापड़, आपने देखा ना कि घरेलू उद्योग, है ना, कोऑपरेटिव सामुदायिक विकास के तहत ये कार्य शुरू किए गए थे। तो ये ज़्यादातर काम ना महाराष्ट्र गुजरात में बहुत होते हैं, और ये भी बहुत बड़े चीज़ें हैं फूड सिक्योरिटी प्रदान करने की। नेक्स्ट है रोल ऑफ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का क्या लाभ है? एक तो ये खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है, देश को समृद्ध बनाता है, विपरीत परिस्थितियों में देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। युद्ध आ गया, भूकंप आ गया, आपदा आ गई, कोविड आ गया, ऐसी बीमारी आ गई, उस समय इंश्योर करता है कि लोगों को अनाज मिलता रहे। ये है बफर स्टॉक। ये किसके जिम्मे है? एफसीआई के जिम्मे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कब लॉन्च हुआ था? टीडीपीएस 1997 में। ये टारगेट करके कि किसको कितना अनाज, क्या अनाज देना है, जैसे गरीबी रेखा वगैरह, ये सारी चीजें है ना, टारगेटेड। पहले तो क्या राशनिंग सिस्टम हमारा 1940 से है, ये जो पीडीएस सिस्टम है ना, ये 1940 से है। लेकिन टारगेटेड एरिया में कि हमारे जो ग्रे एरियाज हैं, किसको कितना लक्षित करके देना, है ना, लक्षित राशनिंग कब शुरू की गई थी? 1997 में। ध्यान देना इस क्वेश्चन को। मिड डे मील कब आया था? 1995 में। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मिड डे मील के लिए भी अनाज ना एफसीआई ही देता है। ऐसे अगर पढ़ेगा ना तो मजा तब आएगा। नेक्स्ट है राशन की शुरुआत मैंने बता दिया 1940 के आसपास हुई थी। मौसमी भूखमरी खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, ठीक है। उसके बाद हो गया बीपीएल कार्ड क्यों बनाए जाते हैं? सो दैट कि पता लगे कि जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, गरीबी रेखा का निर्धारण समय समय पे होता रहता है, उसकी डेफिनेशन चेंज होती रहती है, और उसके आधार पर लोगों को फिर वो कार्ड बनाए जाते हैं, और फिर उनको सबसे पहले सरकार का दायित्व होता है कि इनको फूड सिक्योरिटी प्रदान की जाए। जैसे सरकार ने बताया कि अभी हम लोगों ने 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकले हैं। ये बीपीएल से लोग जब उनके आय में वृद्धि होती है तो निकलते रहते हैं, है ना। ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज हमारी फूड सिक्योरिटी इंप्रूव हुई है। नेक्स्ट बात, काम के बदले अनाज, ये स्कीम कब शुरू हुई थी? याद करिए, 1972 में। ये पुराने क्वेश्चन है लेकिन आ जाते हैं। काम के बदले अनाज, ठीक है। मुझे लग रहा है करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे मुझे, और लगभग इसी प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं परीक्षाओं में। और एक और क्वेश्चन देखो जी, खासतौर से फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए एफएओ के द्वारा विश्व में कौन गाइडलाइन बनाता है? एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये यूएन की संस्था है ये। और ये इसने 3 चीजें बनाई हैं कि ये चीजें पालन होनी चाहिए। सबसे पहले फूड अवेलेबल हो, उसके बाद एक्सेसिबल हो, मतलब उपलब्ध है तो मिले, और उसके बाद अफोर्डेबल हो, मार्केट में है तो खरीदने की स्थिति में हो, ठीक है। ये ट्रिपल ए का कंसेप्ट याद रखना है। उपलब्धता, एक्सेसिबल को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, और अफोर्डेबल मतलब कि व्यक्ति उसको प्राप्त कर सके, उस लायक हो कि उतना सस्ता हो, या उसको व्यक्ति खरीद सके, है ना, उसकी पहुंच में हो, है ना, उसकी खरीद के हिस्से में हो, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप लोगों ने ध्यान देनी है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमारा घूम के आता है, बहुत ही बेसिक खासतौर से है ये, ठीक है। और अब फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान देना। जो भी एनवायरमेंटल थ्रेट हैं, जो भी खेती को लेकर थ्रेट हैं, वो सारे हैं। छोटी होती जोतें, हाँ, भारत की समस्या यही है, जनसंख्या का बहुत बड़ा दबाव, इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से क्रॉप्स की जो पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं। उसके बाद हाई ईल्ड जो हम सीड्स यूज़ कर रहे हैं, या ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, इसके भी इल इफेक्ट हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने लगभग चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की है, और फिर भी कुछ अगर क्वेश्चन छूटते तो मैं और किसी लेक्चर में देख लूँगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।